राइट। नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक टॉपिक रहेगा किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है या 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 की बात की जाए तो उपभोग, कंजप्शन। उपभोग कौन सा? जो हम लोग यूज करते हैं, उपभोग बोलते हैं उसे। दूसरा उत्पादन, जो प्रोडक्शन होता है। विनिमय, एक्सचेंज होता है, लेन देन जो बोलते हैं, जो करते हैं। फिर है वितरण। वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी चीज का। तथा जो 5वां नंबर है उसको बोलते हैं सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, जिसे बोलते हैं फाइनेंस, लोन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये टोटल कितने हुए? इसके 5 वर्गों में इसको बांटा गया था, विषय वस्तु, इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु को। बट क्या है, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उनके अनुसार है जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? वो 2 भाग हैं सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो जब उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण की क्रियाओं का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल यूनिट से होता है। क्या होता है? जब उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, जो ऊपर के 4 वर्ग थे, उन 4 वर्गों का जो संबंध होता है वो डायरेक्ट किससे होता है? व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। व्यक्तिगत इकाइयों बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट। उसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो कौन कौन से हैं? या तो उद्योग, एक फर्म, एक उपभोक्ता इत्यादि से होता है। तब इसे क्या बोलते हैं? बीस्ट या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। फिर दूसरा है वो कौन सा है? व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? समस्त अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या उससे संबंधित बड़े योगों या औसतों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? समस्त अर्थव्यवस्था या उससे संबंधित बड़े योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या है? कुल उत्पादन, कुल आय, कुल रोजगार, कुल व्यय, कुल बचत, कीमत स्तर, समस्त अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब किसी एक फर्म या परिवार के लाभ को अधिकतम बढ़ाने की दिशा में साधनों के आवंटन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको व्यष्टि उत्पादन अर्थशास्त्र या फर्म का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जब एक प्रकार के फर्मों की विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न प्रकार के फर्मों की विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच साधनों का जब आवंटन और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं हम? समष्टि उत्पादन अर्थशास्त्र या मैक्रो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत में आंदोलन। भारत में कौन सा आंदोलन? सहकारी आंदोलन। तो भारत में सहकारी आंदोलन की बात करते हैं तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1904 ईस्वी में। कैसे हुई थी? सहकारी साख सम्मति अधिनियम बना था एक, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। इससे हुई थी, क्या हुई थी? इसकी सहकारी आंदोलन की शुरुआत। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसको बोला जाता है? एफ निकोलसन। एफ निकोलसन एक अर्थशास्त्री थे, उनको क्या बोला जाता है? भारत की जो सहकारी आंदोलन समिति थी उसके जनक माना जाता है। 1904 ईस्वी की सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए ये एक क्या थी? बहुत बड़ी खामी थी, जिसमें क्या था? नॉन क्रेडिट सोसाइटी के बारे में बात नहीं करी गई थी। इस खामी को दूर करने के लिए क्या हुआ? 1912 में एक सहकारी अधिनियम बना,
जिसको क्या बोलते हैं जिसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण का प्रावधान क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। जो 1904 ईस्वी में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक बना था, उसमें क्या था, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज थी ना, उनको उल्लेख नहीं किया गया था, सम्मिलित नहीं किया गया था। ये इसकी बहुत बड़ी खामी थी, जो बाद में 1912 ईस्वी में इसको दूर कर दिया गया था। कैसे कर दिया गया था? एक नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का प्रावधान किया गया था। प्रदान ही नहीं किया, इसका मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर पर उन्नत बनाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था, और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी इसका एक उद्देश्य था। 1912 में सहकारी अधिनियम के जो केंद्रीय सहकारी समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया था। इसमें क्या था कि 1912 में हमें क्या ध्यान रखा था, जो सदस्य थे उसके आर्थिक स्तर को उन्नत बनाना था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1914 ईस्वी में सरकार ने सर मैगलन, एक साइंटिस्ट थे सर मैगलन के नेतृत्व में क्या किया, एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी में पाया कि लोगों में यह भावना घर घर गई है कि सहकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी हैं। जो सरकारी संस्थाएं, जितनी सहकारी संस्थाएं बनी, उनको क्या समझा गया, सहकारी एजेंसियां समझा गया। इसलिए इस आलोक में कमेटी द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। कमेटी ने क्या किया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब तो अपनी जो सहकारी समिति है उनको गवर्नमेंट समितियां बना के रखा है, एजेंसी बना के रखा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। उन्होंने सुझाव क्या दिए, उनको कुछ सिद्धांत थे जिनको क्या करना चाहिए था, उनको फॉलो करना चाहिए था। तो कौन कौन से थे? सहकारिता का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा था? सहकारिता का सिद्धांत। इसकी उचित शिक्षा दी जाए ताकि इसके सदस्य दक्ष होकर भाग ले सके। सहकारिता के सिद्धांत में क्या था कि उसमें उचित शिक्षा दी जाए जो भी उनके सदस्य हैं, जिससे क्या है, उनको दक्ष होकर भाग ले सकें। प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता हेतु सरकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए। जितनी भी सहकारी समितियां थी उनके लिए सहकारी बैंक अलग से हों जो उनकी सहायता कर सकें, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक थी वो उनकी सहायता नहीं करती थी, करती भी थी तो वो अपने आप को, जो भी सहकारी समितियां थी उनको सरकारी समिति, सरकारी एजेंसी मान के बैठी थी। नंबर 3 बात की तो प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति का होना जरूरी है। हर एक राज्य में उस प्रदेश की सहकारी समिति का होना जरूरी होना चाहिए। और नंबर 4 की बात करी जाए तो ऋण देने के पूर्व सदस्यों की सावधानी पूर्वक जांच हो। ऐसा नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को ऋण दे दिया, जानने वालों को ऋण दे दिया। जिसको भी समिति के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा हम ऋण देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए कि भाई हम जिसको भी ऋण दे रहे हैं वो ऋण लेने के काबिल है या नहीं है, वो वापस लौटाएगा नहीं लौटाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद सहकारी आंदोलनों के, इसके बाद हम बात करते हैं सहकारी आंदोलन के अध्ययन एवं इसके फलस्वरूपता लिए गए सुझाव हेतु सरकार के द्वारा क्या हुआ, प्रोफेसर डॉक्टर DR गाडगिल के नेतृत्व में क्या हुआ, 1944 ईस्वी में कृषि वित्त उप कमेटी गठन की गई। तो किसका नाम क्या था, कृषि वित्त उप कमेटी गठित की गई। 1945 ईस्वी में क्या हुआ, में सरकार ने एक अन्य सहकारी योजना कमेटी का गठन किया। यह कमेटी क्या कर रही थी, अपना प्रतिवेदन 1946 ईस्वी में सरकार को सौंप दिया इसने। और 1951 ईस्वी में क्या हुआ, अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का क्या किया गया था, प्रतिवेदन किया गया था और यह प्रकाशित किया गया था। प्रस्तुत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, AD गोरबाला थे। इस कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब क्या हुआ, ये कृषि से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई। उसके बाद अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का क्या हुआ, प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। उसको जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, AD गोरबाला थे। इस कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब हम सुझाव की बात करते हैं। सुझाव क्या क्या थे इस कमेटी के? इस कमेटी के सुझाव थे,
बृहत सहकारी समितियों का संगठन हो। जितनी भी बड़ी बड़ी सहकारी समितियां हैं उनको क्या हो, आपस में संगठन हो। आपस में संगठन होगा तो क्या होगा, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मजबूत होगा। ठीक है। जो दूसरी बात की गई तो विपणन सहकारियों का संगठन हो। तो जितना भी हम व्यापार से रिलेटेड बात करते हैं तो उनकी जो समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनका क्या हो, संगठन हो, जिससे व्यापार और अच्छे से हो सके। नंबर 30 की बात की जाए तो समिति को सरकार के तरफ से ऋण तथा सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाए। क्या है, समिति के पास अगर फंड नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएं या उनको ऋण दें, जिससे क्या है, सहकारी समिति है वो थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके और वो लोगों को काम कर सके लोगों का। नंबर 4 जो था वो क्या था, नियंत्रित साख प्रणाली अपनाई जाए। उनकी जो साख प्रणाली है, लेन देन की प्रणाली है, वो कैसी होनी चाहिए, नियंत्रित कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो किसी को भी बांट दो। नंबर 5 की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो जो अपने ग्रामीण शाखा के माध्यम से सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करे। क्या करें, हम भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो, वो बैंक के रूप में ना हो, वो एक संस्थान हो जिसमें क्या हो कि जो ग्रामीण में शाखा खोली जाए और जो ग्रामीण की शाखाएं हैं वो सहकारी समितियों को डायरेक्ट क्या करें, सहायता प्रदान करें। तीसरी, भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया था, अप्रैल 1958 में हुआ, जिसमें सहकारी सेक्टर की महत्वता को स्वीकार किया गया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1959 ईस्वी में क्या करा, नागपुर में सत्र में एग्रेरियन अर्थशास्त्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिससे सहकारी आंदोलन के कार्यक्रम एवं नीति में आमूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद क्या हुआ, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में की गई। कब की गई, 1939 ईस्वी में की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, उड़ीसा में हुई, 1939 ईस्वी में हुई थी। सहकारिता कोऑपरेटिव की उत्पत्ति कहाँ हुई, अगर बात करी जाए तो कहाँ हुई है, यूरोप से लाई गई। फिर हम सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन में है, बट सहकारी जो समिति है इनके जो ओरिजिन कहाँ हुआ, वो ब्रिटेन में हुआ, ओरिजिन ब्रिटेन में हुआ, बट क्या हुआ, भारत में किधर से आई, भारत में ये यूरोप से आई। सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन, मार्केटिंग मार्जिन को कम करना है तथा किसान को उचित मूल्य दिलवाना होता है। तो जो भी सहकारी विपणन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या हुआ, जो विपणन मार्जिन है उसको कम करना हुआ और किसान को उचित मूल्य दिलवाना उसकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। अब बात करते हैं बैंक्स की। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 1934 के साथ हुई और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था तथा आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ थे। ओस्बोर्न ए स्मिथ कौन थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अब हम बैंकों की बात करी जाए इंडिया में, तो जो बैंक ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना कब हुई, 1904 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1843 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों बैंकों को मिलाकर क्या किया गया था, एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसका नामकरण कब हुआ, नामकरण हुआ 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो वो किधर से ओरिजिन हुआ उसका हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये क्या हुआ, ये इन 3 बैंकों के विलय से इस बैंक का निर्माण हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
आज के बाद हम जो भी इसके आगे के टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के, उस पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या है उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सके इकोनॉमिक्स का। थैंक यू। स्टॉप कर दो।